खबरों की शुरुआत करेंगे। भू कानून मूल निवास के लिए आज ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। इसके लिए आज गैरसैंण में तमाम सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जिला कांग्रेस कमेटी भी शामिल है। अभी अगर सरकार भू कानून के ऊपर कोई सशक्त फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में सरकार को बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित करने, मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू नहीं देख रही है। और आज सामाजिक संस्थाओं ने, आंदोलनकारी संगठनों ने गैरसैंण में इन सभी मुद्दों को लेकर के एक आंदोलन की रूपरेखा रखी है और कांग्रेस पार्टी का उसको समर्थन है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है और जन भावना के अनुसार, आंदोलनकारियों की भावना के अनुसार अगर फैसले नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर राज्य में बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का सिगुम्बा है। कुल मिलाकर के राजधानी की अगर हम बात करते हैं, राजधानी, अस्थायी राजधानी की बात कांग्रेस कर रही है। जब उनके पास सत्ता थी तो क्यों नहीं उन्होंने अस्थायी या ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे माननीय सूबे के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गैरसैंण में घोषणा की और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की। और आगे भी जो जितना प्रयास भारतीय जनता पार्टी गैरसैंण को लेकर के चिंतित है, कर रही है, वो करेगी। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज जिस तरह से कांग्रेस ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदर्शन करने जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या माने कितनी बड़ी संख्या में जुटेंगे यहाँ पर जो विपक्षी नेता हैं? जी बिल्कुल विशाल, कल जिस प्रकार से एक महारैली का आयोजन गैरसैंण में किया गया, तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के ध्वज तले इस आंदोलन में प्रतिभाग किया और एक विशाल जन आक्रोश के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये जन आंदोलन हुआ था। इसमें मूल निवास 1950 लागू करना, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना और इसी के साथ ही सशक्त भू कानून की मांग को लेकर ये आंदोलन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत ही तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रतिभाग किया। वहीं कांग्रेस लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है गैरसैंण की अवहेलना कर रही है, गैरसैंण की उपेक्षा भाजपा कर रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा अब डिफेंड के मोड में नजर आ रही है। खजानदार से जो विधायक भाजपा के हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा ने ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। भाजपा के ही शासनकाल में गैरसैंण में तमाम विकास परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत हुई है और आने वाले समय में भी भाजपा ही गैरसैंण का विकास करेगी। और ऐसे में गैरसैंण को लेकर अब जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष बजट सत्र के बावजूद भी अब आमने सामने है। लेकिन हिमांशु, लंबे समय से भू कानून की मांग चल रही है और ऐसे में तमाम जो संगठन के अलग अलग लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भू कानून को लागू किया जाए। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां भी की जा रही हैं? भू कानून की जहाँ तक बात रही तो वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड पृथक राज्य उत्तराखंड बना, तब से ही एक सशक्त भू कानून हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए जिस प्रकार से पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन लड़ा गया, उसको लेकर ही एक मांग ये रही है कि उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून हो, मूल निवास 1950 और स्थायी निवास जो है उसकी मान्यता को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। उसको लेकर अब जो है आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। तो यहाँ तक रही राज्य सरकार की बात, तो राज्य सरकार लगातार ये बात कहती है कि हमने कमेटी का गठन किया है। जब भी वो कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी, तमाम पहलुओं को बारीकी से परखा जा रहा है, अलग अलग बुद्धिजीवियों की जो है राय ली जा रही है और जब भी कमेटी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद ही रिपोर्ट सरकार स्वीकृत करेगी और भू कानून मूल निवास की तरफ सरकार अपना अगला कदम बढ़ाएगी। ऐसे में जन भावनाओं को अगर देखा जाए तो किस तरह की जन भावनाएं हैं, क्या लोग चाहते हैं और किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं भू कानून, सशक्त भू कानून लागू लाया जाए, तो क्या माने ऐसे में जन भावनाएं क्या कह रही हैं? आपकी तमाम लोगों से बातचीत भी हुई होगी, क्या बोल रहे हैं वो इस बारे में? जी,
जन भावनाओं की जहाँ तक बात रही तो भू कानून मूल निवास आज का कोई विषय नहीं है। जब पृथक राज्य उत्तराखंड की आंदोलन चल रहा था 90 के दशक में, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय से ही एक मांग ये रही है, ये तीनों ही मांग, चाहे स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग हो, क्योंकि गैरसैंण के इर्द गिर्द ही पूरा राज्य आंदोलन घूमा था। उसी के साथ ही सशक्त भू कानून हिमाचल की तर्ज पर, जिस प्रकार से हिमाचल में सशक्त भू कानून है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो। मूल निवास 1950 यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी या उनको सेवा क्षेत्रों में जो है वरीयता दी जाए, उसको लेकर ये जन भावनाएं हमेशा से ही रही। लेकिन सरकारों ने जहाँ तक बात रही है, इसको खाली एक राजनीतिक एजेंडा बनाया हो, चाहे गैरसैंण हो चाहे भू कानून हो, इसको एक राजनीतिक एजेंडा तक ही स्वीकृत बनाए रखा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है लोग जागरूक हुए हैं, युवा जागरूक हुआ है। और जिस प्रकार से हमने देखा था पिछले साल दिसंबर में परेड ग्राउंड में जिस प्रकार से एक महारैली का आयोजन भू कानून को लेकर किया गया था, उसी की तर्ज पर कल जिस प्रकार से गैरसैंण में हजारों की संख्या में चाहे महिलाओं का हुजूम उमड़ा हो, बुजुर्गों का हुजूम उमड़ा हो, युवा थे या नौजवान युवा थे, तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी थे, राज्य आंदोलनकारी थे, नेता थे, तमाम ऐसे लोग थे, सामाजिक संगठनों के लोग थे जो गैरसैंण की सड़कों पर ये मांग कर रहे थे कि स्थायी राजधानी गैरसैंण हो, सशक्त भू कानून लागू हो। लोगों की एक अपेक्षा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब उन जन भावनाओं का सम्मान करती है, कब राज्य में जो है सशक्त भू कानून लागू होगा, मूल निवास 1950 को लागू किया जाएगा और स्थायी राजधानी गैरसैंण की तरफ सरकार कब कदम बढ़ाएगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी के सदस्यता अभियान की आज से होगी शुरुआत। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन से पहले अभियान की शुरुआत। जेपी नड्डा आज पीएम को पार्टी का सदस्य बनाकर करेंगे शुरुआत। सीएम योगी कल फिर बनेंगे बीजेपी के सदस्य। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का रखा गया है लक्ष्य। सदस्य बनाने के लिए पार्टी ने जारी किया है नंबर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सदस्यता अभियान जोरों शोरों से चल रहा है बीजेपी का। और आज जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बनाएंगे और इसी के साथ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पार्टी का सदस्य बनाया जाएगा। और इसी के साथ 3 करोड़ लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने पर भी कवायद तेज हो चली है। और संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं यूपी में? सदस्यता अभियान कितना जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है, उसको लेकर एक बड़ी तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें जितने कार्यकर्ता हैं उनको बुला के उनको दिशा निर्देश दिए गए। वही आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जो है बीजेपी की सदस्यता लेंगे। उसी के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है बीजेपी की सदस्य लेने के बाद में उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, यहाँ तक आपको बता दूं कि बूथ कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक लक्ष्य रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं हर बूथ की अगर बात की जाए तो 200 एक बूथ पर कार्यकर्ता बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस अभियान को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रहा था, कार्यशालाओं के आयोजन कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में इससे पहले भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। डिप्टी सीएम दोनों लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान को लेकर जिस तरह से कृत्य दिखा रही है, तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बार फिर से जो है कार्यकर्ताओं को अपने साथ में और उसके अलावा नए जो कार्यकर्ता उनको अपने साथ में जोड़ने के लिए ये कवायद शुरू की जा रही है। कल से उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जिलों में, छोटे छोटे गांवों में जिस तरह से ये अभियान की जिस तरह से शुरुआत की गई है, उसको चलाया जाएगा और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। जी राशिद, लेकिन जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि 3 करोड़ नए जो लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा पार्टी से, क्या कितना पॉसिबल भी लग रहा है ये? और कब तक ये अभियान चलेगा, कितने दिनों में ये जोड़ा जाएगा? क्या इसको भी लेकर के कोई टारगेट रखा गया है? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दूं इसका कोई लक्ष्य नहीं रखा गया, लेकिन अगर बात की जाए
तो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें अगर बात करें हर बूथ पे जिम्मेदारी दी गई और भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ से लेके और संगठन तक जिस तरह मेहनत करती है, उनके कार्यकर्ता जो है लगातार मेहनत करते हैं। हर कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने बूथ पर अभियान तेजी से चलाइए और कार्यकर्ता जुड़ गए। देखिए 3 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी लक्ष्य रखती है तो उसमें वहाँ कार्यकर्ता जी जान से लग जाते हैं। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी से जिस लोकसभा चुनाव के समय जिस तरह पिछड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं छिटका है, तो ये कवायद शुरू की गई है। और खास करके सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मुस्लिम जो संगठन अल्पसंख्यक जो संगठन है उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ा जाए। तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। अल्पसंख्यक को ये जिम्मेदारी दी गई है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग इसमें लग गए हैं और कहीं ना कहीं ये अभियान जो रखा गया है उसमें आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से और अभियान में नए लोगों को जोड़ेगी। जी बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद में दौरा, डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड में लेंगे सलामी। दोपहर 12:30 बजे रोजगार मेले में भी होंगे शामिल। रोजगार मेले के लिए 80 से ज्यादा कंपनियां पंजीकृत की गई हैं। बीजेपी पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनपद के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुरादाबाद दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान 352 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 174 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही 178 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद दौरे पर रहने वाले हैं। और संवाददाता खैदर अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खैदर, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां भी हैं और क्या कुछ बड़ी योजनाएं दे सकते हैं मुरादाबाद को मुख्यमंत्री? जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुरादाबाद के जो आर्यभट्ट इंटर कॉलेज है उसमें कार्यक्रम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज मुरादाबाद पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:40 मिनट पर मुरादाबाद के पुलिस एकेडमी में पहुंचेंगे। आपको बता दें, डिप्टी एसपी जो पासिंग आउट एकेडमी है उन पर सलामी देंगे। दोपहर 12:30 पर रोजगार मेले में भी शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगभग आज 174 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और फिलहाल जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये जो वरिष्ठ नेता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाया था, तो क्योंकि कुछ विधानसभा की सीटें खाली हुई थी, उनको लेकर भी चर्चा रहेगी। फिलहाल जो पुलिसकर्मियां हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए लगभग 8,000 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की गई, सुरक्षा में तैनात किए गए हैं और जो रूट है वो भी डाइवर्जन किया गया है। बिल्कुल खैदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया पोस्ट, मॉब लिंचिंग, अराजकता और गुंडाराज की पराकाष्ठा, निर्दोष को मौत के घाट उतार रहे हैं अराजक तत्व। चरखी दादरी में बीफ खाने की आशंका में युवक की हत्या की गई थी। मॉब लिंचिंग के अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, यह भी कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मॉब लिंचिंग की गई है। चरखी दादरी में बीफ खाने की आशंका जताई गई थी और इस दौरान मॉब लिंचिंग हुई, युवक की मौत हो गई। और ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक्स पर पोस्ट कर यह कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि निर्दोष को मौत के घाट उतार दिया गया है। और सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, पीसीएफ में लगभग 11 करोड़ का घोटाला, धान खरीद में 2023-24 घपलेबाजी में पकड़े गए 2 कर्मचारी, दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। पीसीएफ के पूर्व जिला प्रबंधन भुगतान अधिकारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। क्षेत्रीय प्रबंधन पीसीएस ने थाने में भी दर्ज किया है मुकदमा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर क्षेत्र प्रबंधन पीसीएस ने थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया है। सिद्धार्थनगर का यह पूरा मामला है, जहां पर पीसीएफ में लगभग 11 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। धान खरीद में घपलेबाजी बताई जा रही है।
और संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, किस तरह की अब इन पर कार्रवाई भी की जानी है, क्योंकि बड़ा घपला भी सामने आया है? जी, आपको बता दें कि जनपद में धान क्रय केंद्रों की जो धान क्रय केंद्र कराई गई है वित्तीय वर्ष 2023-24 में पीसीएफ के तरफ से तकरीबन जो है 11 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जनपद सिद्धार्थनगर में 2023-24 वित्तीय वर्ष में 116.230 मीट्रिक टन की सापेक्ष धान की खरीदारी जो है 44,038.518 एमटी धान की जो राइस मिलों हैं उनको दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें घपलेबाजी है उसमें से 73.894 मीट्रिक धान का प्रेषण नहीं किया गया है, जिसकी जांच में घपलेबाजी पकड़ी गई है। इसमें जिलाधिकारी और एडीएम के कमेटी ने जांच के लिए कमेटी गठित की थी और जांच में ये जो है गमन कहीं ना कहीं पकड़ा गया है, जिसमें जो पीसीएफ के 2 कर्मचारी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से एक पूर्व जिला प्रबंधक हैं जो पीसीएफ के हैं, वह भुगतान अधिकारी सहायक हैं, जिन पर एक गमन का आरोप लगाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 409 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है प्रशासन। लेकिन आपको बता दें कि जो यहाँ बस्ती क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ के हैं विजय कुशवाहा ने सदर थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घपलेबाजी जो सरकारी धान क्रय केंद्रों से ये घपलेबाजी की गई थी, उसको कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय प्रबंधक जो है विजय कुशवाहा, उन्होंने इसको घपलेबाजी का पूरी तरह से खुलासा किया है। जी बिल्कुल श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में बीते 14 अगस्त से जारी सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना समाप्त हो गया है। एनएचएम की डायरेक्टर के साथ हुई बैठक के बाद इस धरने को खत्म किया गया है। बता दें कि प्रदेश भर में 17,000 सीएचओ ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की तरह ही उत्तर प्रदेश में 10 साल की सेवा के बाद नियमितीकरण किए जाने, समान कार्य समान वेतन, प्रदेश में खाली चल रहे पदों पर तैनाती और पुरानी उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की मांग की थी। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में हुई व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया था। पिछले 6 साल से मृतक की पत्नी के साथ आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 5/8/2024 को थाना चांदपुर क्षेत्र में धनौरा रोड पर नई कॉलोनी के खाली प्लाट में एक व्यक्ति नासिर सनाब मोहम्मद जाबिर निवासी बिलना थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा की हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई महताब और गुड्डू की तरफ से नई बस्ती थाना नौगावा सादात के रहने वाले आदिल, नाजिम व अन्य के विरुद्ध हत्या का अभियोग थाना चांदपुर पर पंजीकृत कराया गया था। नामित अभियुक्तों से प्रारंभ में पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई मुफीद जानकारी नहीं हो पाई थी। इस संबंध में और गहराई से विवेचनात्मक कार्रवाई की गई, साक्ष्य संकलन किया गया। तो नामित अभियुक्त आदिल सनाब सिराजुद्दीन नई बस्ती कस्बा व थाना नौगावा सादात को आज दिनांक 1/9/2024 को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कतल चाकू को बरामद कराया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी से 5-6 वर्ष पूर्व प्रेम करता था। बाद में उसकी शादी मृतक नासिर से हो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके द्वारा उससे लगातार उसकी पत्नी से वार्ता जारी रही। पत्नी जो है वो मृतक के कृत्यों से खुश नहीं थी, इसलिए वह उससे रंजिश मानने लगा और दिनांक 4/8/2024 को वह अपनी मोटरसाइकिल से लेकर के आया और धनौरा रोड पर वहां चाकू से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार ये एक जो मर्डर था इसका चांदपुर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इसमें अन्य विधिक। बाराबंकी में दलित किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में एसपी की बड़ी कार्रवाई करते हुए मसोली थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं चौकी इंचार्ज त्रिलोकपुरी मनोज कुमार को भी निलंबित किया गया है।
इन पर पीड़ित पक्ष को 1 लाख रुपए देकर जबरन सुलह करवाने का आरोप भी इन पर लगा है। पीड़ित पक्ष ने कई बार मुकदमा दर्ज कराने को कहा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद एसपी के आदेश पर आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। जनपद बाराबंकी के थाना मसौगी में एक युवती जिसका कि अपने भाई के दोस्त से पहले से परिचय था, उसका वो दोस्त उसे अपने साथ ले गया था और इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभियुक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विक्टिम है उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। दादा फकरे आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फकरे, क्या कुछ ये मामला था और अभी तक क्या कार्रवाई भी मामले में हो पाई है? ये विषय हम आपको बताना चाहेंगे। ये मसौली थाना त्रिलोकपुर से जुड़ा हुआ है, जहां एक गांव की दलित 16 वर्षीय लड़की जो 22 अगस्त को शौच के लिए घर से बाहर जाती है, इसी दौरान बगल के गांव के अंकित वर्मा ने उसका अपहरण कर लिया और उसके बाद शहर बाराबंकी लाता है, जहां पर एक दिन रखता है, उसके बाद गाजियाबाद ले जाता है और 3 दिन तक गाजियाबाद में रखने के बाद फिर वो बाराबंकी जब वापस आता है तो वो गांव के बाहर उसको छोड़ देता है। जब उसके बाद उसके मामा, दलित जो लड़की है उसके मामा इसकी शिकायत त्रिलोकपुर चौकी पर जाकर करते हैं, तो त्रिलोकपुर चौकी के इंचार्ज मनोज कुमार बजाय इस कार्रवाई के समझौता करा देते हैं और समझौते में 50,000 की रकम मामा के खाते में और 49,000 की रकम उसके भाई के खाते में और 1,000 रुपये नकद दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है और इसमें यही नहीं, मसौली थाना के जो थाना प्रभारी हैं वो भी थाने पे 36 घंटे तक दलित युवती को बैठाए रखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसका संज्ञान लेकर जो पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने शिथिलता बरतने के आरोप में इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। बिल्कुल फकरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में स्थित डीएम आवास परिसर की दीवार ढहने से बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी होते ही विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, डीएम भानुचंद गोस्वामी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। डीएम ने सभी घायलों के उचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं विधायक ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए ये कहा है कि हादसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। तो एकदम भी दीवार गिरी है, तो जो खेल बल्ले वाला अपना सामान उठा रहा था वो उसी के नीचे दब गया है, दीवार के नीचे। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 3 लड़कियां 4 लोग अच्छा। और एक आदमी है और वो बगल से दीवार गिरी है। किसकी दीवार है ये गिरी है? ये डीएम साहब की है। 30 और साल हो गई इस दीवार को लगे हुए। पहले एक बार और हमने वहाँ जाके शिकायत करी थी, कोई सुनवाई नहीं थी, तो हमने अब थोड़ी बहुत मरम्मत जो करवा ली थी, तो इतने दिन चल गई, अब ना कोई आंधी है ना तूफान है, अपने आप जो बहरा गई। ये जानकारी यहाँ पर मिली है कि दीवार जो लगी थी ये बहुत पुरानी दीवार थी और इसके पीछे कहना चाहिए एक ट्रेंच एरिया है, जलभराव यहाँ पे होता है, उसकी जलभराव होने की वजह से, बरसात की वजह से ये दीवार गिरी है। इसमें 4 लोग दबे हैं, एक बच्ची की हालत सीरियस है जो एसआर में भर्ती है, 2 एसएन में है और एक साथ पुष्पांजलि में है। इस तरह 4 लोग इंजर्ड हैं, लड़की की हालत सीरियस है। अभी शायद जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ होके गए हैं, मेरे को रास्ते में मिले थे, लेकिन ये हादसा दुखद है और मैं समझता हूँ कि जो घायल हैं उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिले और उनको ये जो परिवार है उनको भी मुआवजा